ऊपर से कोविड फियर। चलिए इन्हीं फियर्स और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बीच में बातचीत करते हैं आज के खास मेहमान से। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज की खास श्रृंखला जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं आउटलुक 2023 के लिए लेकर। इस क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं आशीष सोमैया, सीईओ व्हाइट ओक कैपिटल के। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सडनली अगर आप देखें सुर्खियां बदल गई हैं और चीजें बदल गई हैं। आज से करीब 20 दिन पहले हम इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों को लेकर अगर आप देखें सुर्खियों में थे, और भाई यूएस में क्या हो रहा है, कहां जाके रेट हाइक्स पॉज होंगे, भारत में क्या हो रहा है, बट सडनली दिस कोविड फियर्स आप कैसे रीड कर पा रहे हैं? आप लोगों ने चाइना से आ रहे स्टैट्स को देखा होगा, रीड किया होगा, अपने आप को उसी तरीके से अगर आप देखें पोजिशन भी किया होगा। ये कंसर्न्स कितने ज्यादा हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं मार्केट्स में? वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए पिछले एक साल में कंटिन्यूसली अगर आप इंडिया का कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखें तो डीकपलिंग की बात होती है, हम लोग बाहर के माहौल से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके की बात होती है। और क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अलग नजरिए से हमको इवेल्युएट करना चाहिए। और जब हमारी आर्थिक व्यवस्था और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बाहर के माहौल से अगर बेटर है तो वो अपनी जगह में हमको आउट परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, या अगर गिरे तो बाउंस बैक करने में हेल्प करेगा। लेकिन हमको कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर बाहर का मार्केट वीक है तो हम उससे बिल्कुल ही बचे रहेंगे। ऐसा शायद नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखिए जैसे पिछले साल अक्टूबर 2021 में हमने 18,490 के आसपास निफ्टी का पीक बनाया था। उसके बाद से इंडिया का कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक ही था, लेकिन अब आप देखिए जून 2022 में हम लोग 15,200 तक चले गए थे। तो जाहिर सी बात है वो बाहर के माहौल की वजह से था। और अभी भी जैसा आपने कोविड का जिक्र किया, तो इंडिया में ऐसा कोई, जैसे जो भी हम बड़े बड़े विश्लेषकों को सुनते हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स वगैरह से अभी पिछले 3 दिन में जो भी सुनने को मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि कोविड का इंडिया के साथ का जो रिलेशन है वो अलग स्टेटस पे है, और चाइना में जो चीजें हो रही है वो अलग सिचुएशन से निकल के आ रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट तो आखिर स्टॉक मार्केट है। अगर बाहर किसी तरीके का डर पैदा होता है तो हमारे यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट पे तो उसका असर पड़ेगा, भले एक्चुअल कोविड के आंकड़ों पे या आर्थिक व्यवस्था में उसका असर शायद कम ही नजर आए हमको। चलिए, तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा अभी तक हम अछूते हैं, तो शायद कभी भी जब भी पुल बैक लौटे या फिर लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो तो उसके लिए अगर आप देखें भारतीय बाजार सबसे शायद आगे ही खड़े होंगे। अच्छा आशीष जी, कुछ ऐसी पॉकेट्स उनके बारे में बात करते हैं जहां पे लोगों ने पैसा अच्छा बनाया, एंड स्पेशली आई मीन पोस्ट कोविड जो पेंटअप डिमांड थी उसने अगर आप देखें बिल्कुल स्थितियां ही बदल दी। हम कल एक होटल कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ऑर्किड के बारे में बात कर रहे थे। क्या बतौर इन्वेस्टर अगर आप पिछले 1.5 साल 2 साल की रेंज में अगर होटल्स में काफी अच्छा पैसा बना चुके हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म में काफी अच्छा पैसा बना चुके हैं, तो क्या एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए इन फियर्स के बीच में? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इंडियन होटल्स, आप लोग क्या करेंगे इस स्पेस में इस वक्त? तो हम लोग एक्चुअली वीरेंद्र जी, क्योंकि हम लोग थीमेटिक इन्वेस्टर या सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं। अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको वाकई में करीब करीब हर सेक्टर का एक्सपोजर दिखेगा। लेकिन क्योंकि आपका सेक्टर, आपका सवाल सेक्टर्स को लेकर के है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि देखिए अभी का जो मुझे पहले मार्केट का जो सिचुएशन मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी आउट परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। जब से मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जब से डीकपलिंग वगैरह की बात हुई है तब से मैं थोड़ा मार्केट को लेकर के संकोच में आ गया था, क्योंकि ये डीकपलिंग वगैरह की बातें हैं जो लोगों को कॉम्प्लेसेंट बना देती है। डीकपलिंग आर्थिक व्यवस्था में और सेक्टोरल परफॉर्मेंस में, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में होता है, डीकपलिंग वाकई में शेयर बाजार में नहीं होता है। तो नाउ कम के भाई जहां पे पैसा बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है अगले 3 से 6 महीने इस तरीके की ऊंच नीच लगी रहेगी। तो क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, थोड़े दिन पहले हम 15,200 पे थे, बाहर का जो वातावरण वो ज्यों का त्यों है, लेकिन 15,200 से हम करीब करीब 19,000 पहुंच गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन ओवरड्यू था और ये करेक्शन अभी चल भी सकता है, और अगर बाउंस बैक भी कर ले तो भी अगले 3-6 महीने में इस तरीके की ऊंच नीच लगी रहेगी, क्योंकि बाहर का जो न्यूज फ्लो है या बाहर का जो वातावरण है वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऊपर से चाइना के कोविड की जो चीजें हैं वो उसमें दुविधा को बढ़ा ही रही है
अगर बाहर का वातावरण देखें। अब बात ये आती है कि जैसा आपने बताया जहां पे पैसा बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्साइटमेंट या ज्यादा एक्सूबरेंस नहीं बताना चाहिए। अगर कोई बहुत ओवर एक्सपोज है, बहुत उम्मीद से ज्यादा रिटर्न बन गया है, तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए उनको। और फिर जो ऑन अ कॉन्ट्रेरियन बेसिस या जो सेक्टर्स बहुत खराब किए हैं उसमें रोटेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी बन जाता है। ओके आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नया पैसा इस समय आ रहा है, जो रिटेल निवेशक का नई अपॉर्चुनिटीज और नई इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइस क्या है? इक्विटी में कितना आप लोग पैसा लार्जली कमिट करते देख रहे हैं, या फिर क्या इंक्वायरीज न्यू इन्वेस्टर्स की तरफ से डेट साइड के लिए भी बढ़ने लगी हैं, और क्या 23 में वो डेट एलोकेशन बढ़ सकता है? हर्षदा जी, एक्चुअली ब्याज दर इस कदर बढ़ गए हैं तो समझिए कि अगर हमारे यहाँ बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहां पे हम लोग 2-3 महीने 6 महीने के बैंक सीडी और कमर्शियल पेपर वगैरह में पैसा लगाते हैं, उसका भी आप देखिए रिटर्न 3% से लेकर के 5.5-6% के रेंज में अभी आ गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका लॉन्ग टर्म पैसा है या जिसको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए वो सारे के सारे भी 6% अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, ये मेरा कतई इंटेंशन नहीं है बोलने का। लेकिन बात यह है कि जब 3% वाला इंस्ट्रूमेंट भी 6% पे आ जाता है तो पीपल डोंट माइंड कि भाई ठीक है थोड़े टाइम पैसे रखे रहो। और मार्केट में तो वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे हैं, बाहर का न्यूज को भी आप देख ही रहे हैं, तो कॉशियसनेस जरूर हमको नजर आती है पहली चीज, और कॉशियस होना भी चाहिए। उस बात से मैं उसको मैं रिपीट करूंगा। और एक चीज ये है कि अगर आप, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का या फंड फ्लो का आंकड़े ही देख लें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो 13,000 करोड़ एसआईपी आता है, वो तो बरकरार है, लेकिन वो सारा सब कुछ गिनने के बाद भी अगर आप इंडस्ट्री का ग्रॉस इनफ्लो देखते हैं तो पिछले साल के पीक से लेके अभी तक ग्रॉस इनफ्लो में तो डिक्लाइन दिख ही रहा है आपको। और रिडेम्पशन जिस रेट से, इट्स पीपल्स मनी, तो रिडेम्पशन तो होते रहता है, तो रिडेम्पशन जिस रेट से हो रहा है उस रेट से हो रहा है, लेकिन इनफ्लोज ओवरऑल गिर गए। एसआईपी वाले नहीं, बट नॉन एसआईपी वाले जो फ्लोज हर महीने पैसा लगाते हैं लोग, उसमें डिक्लाइन है। तो कॉशियसनेस दिख रही है आपको। इनफ्लोज में एक तरीके का स्लो डाउन नजर आ रहा है आपको। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वहां पे थोड़े समय रुकने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इंटरेस्ट रेट तो ऊपर चले ही गए हैं। तो आई थिंक इवन फ्लोज, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को फ्लोज को भी लेकर अगले 3 से 6 महीने, जब तक क्या है कि मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं आता है। देखिए आज ऐसा माहौल है कि 1 ईयर रिटर्न लोगों का करीब करीब 0 है। अगर आप स्मॉल मिड कैप वगैरह में हैं तो शायद नेगेटिव में है, तो रिटर्न बन नहीं रहा है, सामने मार्केट में अनसर्टेनिटीज है, तो फ्लोज को लेकर के भी अगर स्लो डाउन है तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। फ्लोज को लेकर आप देखें स्लो डाउन तो है ही, आई मीन स्ट्रेस बता ही रहे हैं, लेकिन सुमिया जब आप हमारे व्यूअर को राय क्या देंगे? आई मीन जो डायरेक्टली मार्केट्स को अप्रोच करते हैं या फिर आपके थ्रू जो मार्केट्स को अप्रोच करते हैं, आज से लगभग 20 दिन पहले वी वर एट ऑल टाइम हाई, सब कुछ ठीक था, लेकिन कोविड फियर्स ने आई थिंक, और बाजार को जब ये आभास नहीं हो पाया कि यूएस में रेट हाइक की जो प्रोसेस है वो पॉज की तरफ बढ़ रही है, जब बाजार को ये आभास नहीं हो पाया कि भारत में जो इंटरेस्ट रेट की हाइक है जो वो पॉज की तरफ बढ़ रही है, तब थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी। अब हमें अपने एसआईपी के साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए अगले 1 साल को? देखिए थोड़ा सा आपने अर्निंग्स की बात करी, थोड़ा सा आपने हाई इंटरेस्ट रेट रिजिम की बात भी करी, तो मैं अब अपने एसआईपी के साथ कैसे अप्रोच करूं, और स्पेशली कैसे माहौल में जब रेट्स काफी हाई हैं, कौन सी थीम पे ज्यादा पैसा लगाने की एक कवायद होनी चाहिए आपकी? वीरेंद्र जी, जो एसआईपी वाला है वो तो काफी सिंपल है। उसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मैं जब डेटा देखता हूँ लंबे अरसे का, तो 30 इयर्स का अगर आप सेंसेक्स का देखेंगे, 30 इयर्स के पहले इंडिया क्लोज इकोनॉमी थी, तो ज्यादातर डेटा का जिक्र 30 इयर्स का ही होता है। सीधा शॉर्ट में एग्जांपल दूंगा मैं कि 30 इयर्स का सेंसेक्स का कंपाउंडिंग 12% है। अब मैं दर्शकों को एक पहेली देता हूं कि भाई अगर 30 इयर्स का सेंसेक्स का कंपाउंडिंग 12% है तो आप 12% से ज्यादा रिटर्न कैसे बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब रिसेंट पास्ट का एवरेज 12 से बहुत कम है, तब जाकर के अगर आप पैसा लगाएंगे तो नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं एवरेज 12 से बहुत ज्यादा आएगा, तब जाकर के लंबे अरसे का एवरेज टोटल 12 पे सेटल होता है। तो जो एसआईपी वाले इन्वेस्टर है उनके लिए तो नो ब्रेनर है कि एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। कभी ना कभी इस तरीके के मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी
कभी ना कभी अगर आप, और दूसरा क्या है कि निफ्टी को देख करके अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। निफ्टी तो चलिए अच्छी बात है, करेक्ट हो ही रहा है, लेकिन अगर आप निफ्टी 500 स्मॉल कैप मिड कैप देखें तो ये इसमें काफी ज्यादा, इसमें तो पिछले एक साल में कोई परफॉर्मेंस आया ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली नेगेटिव है। तो मार्केट में लोअर लेवल्स मिलेंगे, वॉलेटिलिटी होगी, वॉलेटिलिटी से रिटर्न में अल्टीमेटली इजाफा होगा हमारा या फायदा होगा, उसीलिए तो हम एसआईपी रेकमेंड करते हैं। तो जो एसआईपी वाले हैं उनको तो कुछ करना नहीं है, एक्चुअली एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। डिफिकल्टी हमेशा, डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी हमेशा उनके लिए होती है कि भाई जो आज पैसा लगा रहे हैं वो क्या करें। तो उनको मैं कहूंगा कि भाई आपकी कोई ट्रेन या बस मिस नहीं होने वाली है। पैसा आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, लिक्विड फंड में रखिए और अगले 6 महीने में बाहर का माहौल जैसे जैसे, क्योंकि एक चीज है कि यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं, वो ब्याज दर क्यों बढ़ रहे हैं, उनको महंगाई कंट्रोल करनी है। महंगाई कंट्रोल करने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं पे आर्थिक व्यवस्था उनकी मंदी में जाएगी, और जब आर्थिक व्यवस्था मंदी में जाती है तब फाइनली एक लेग डाउन या तब फाइनली शेयर बाजार में उसका परिणाम आपको अल्टीमेटली कहीं कहीं पे नजर आता है। तो कोई ट्रेन बस मिस नहीं होने वाली है। पैसा लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखेंगे और अगले 6 महीने में अच्छी बात यह है कि हम लोग यूएस में नहीं है, हम लोग अलग सिचुएशन में है और हमारी आर्थिक व्यवस्था उनकी आर्थिक व्यवस्था से काउंटर सिक्लिकल है। हमारा केवल शेयर बाजार पे परिणाम हमको थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो अगले 3-6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता पैसा अगर इक्विटी में ड्रिप करेंगे और ये अगला 6 महीना अगर पार कर लेंगे तो अगले बहुत लंबा भी नहीं, 2 साल भी अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे। तो उस लिहाज से अगर आपने एक बड़ा व्यू लेना है कि 2023 में आउट परफॉर्मेंस कहां से आती हुई दिखाई देगी, जहां पर शायद आप लोग अपना वेट बढ़ाना चाहेंगे, और एक सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है नहीं मामला ठीक नहीं है, वेटेज फटाफट आप घटाना शुरू करें, ये कौन से 2 स्टैंड आउट सेक्टर्स होंगे? तो हर्षला जी, अगर आप 2023 की बात करें तो शायद मेरे पूरे कॉन्वर्सेशन से एक अनुमान लग गया होगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 मुझे नहीं पता है, मुझे लग रहा है इसी तरीके का चलेगा। शायद हम लोग यही कॉन्वर्सेशन 2-3 बार रिप्ले कर सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगले 6-9 महीने पार कर दे और फैग एंड और लेटर एंड ऑफ 2023 देखें तो शायद काफी सारी चीजों का जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कभी ना कभी ब्याज दर के पीक होंगे, कभी ना कभी यूएस की आर्थिक व्यवस्था मंदी में जाएगी, कभी न कभी शायद जियोपॉलिटिक्स में भी कुछ ना कुछ सेटल हो सकता है। तो अगले 3-6 महीने तो यही चलेगा, बट लेटर हाफ ऑफ 2023 शायद सिचुएशन बेटर होगी। तो आई एम मोर पॉजिटिव ऑन लेटर हाफ ऑफ 2023, ये बात। और दूसरी, आपने जैसे बताया कि सेक्टर्स, तो हमारे पोर्टफोलियो में सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन आई वुड जस्ट से कि जो सेक्टर्स में बहुत भारी गिरावट आई है, देखिए जैसे अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो 4%, 5%, 7% इस तरीके का अर्निंग डाउनग्रेड है। लेकिन आईटी कंपनीज को अगर आप देखें तो शेयर के दाम, मतलब इट इज बिकमिंग, सडनली बिकमिंग अ हेटेड सेक्टर एक्चुअली। तो ऐसा होता नहीं है, जब भी आर्थिक व्यवस्था में मंदी आती है तो 2-3 क्वार्टर न्यू ऑर्डर विन इस तरीके का स्लो डाउन होता है, बट फंडामेंटल्स डिसरप्ट नहीं होते हैं। तो आई थिंक ये एक सेक्टर देखना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंडस्ट्री है इंडिया का, जिसको हम नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल बोलते हैं, आई थिंक ये डेफिनेटली अगेन इट हैज बिकम हेटेड सेक्टर। या आप देखिए, इससे ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें और काफी समय से कोई मूवमेंट नहीं है। और तीसरा, जो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, क्योंकि अगले 3-5 साल में ये एक ऐसा एरिया है जहां पे काफी ग्रोथ आएगी। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आउटलुक 2023 आपने हमारे साथ शेयर किया, और आपको एक बार फिर से वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं, और 2023 में आपकी खुद की हेल्थ वेल्थ और आपके निवेशकों की हेल्थ वेल्थ ऐसी ही बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को भी। थैंक यू वेरी मच आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से डे लो आपकी स्क्रीन पे 17,919 निफ्टी, और अगर पिछले कुछ मिनटों के आप लॉसेस को देखें